2003 में जैसे जैसे युद्ध का बादल इराक के ऊपर मंडराने लगा, एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का रूप ले लिया, जिसमें $1 बिलियन कैश चोरी हुई। ये थी इराक के सेंट्रल बैंक की चोरी, जो कभी देखी गई सबसे डेयरिंग चोरी थी, जो एक ऐसे देश में हुई जो युद्ध के कगार पर था। आज हम बात करेंगे इस अनोखी चोरी की, जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जब अमेरिका और उनके एलाइज इराक में सद्दाम हुसैन की रेजिमे को गिराने के लिए तैयार हो रहे थे, इराक एक ऐसे मोड़ पर था जहां हर चीज एक पल में बदल सकती थी। देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन इस हड़बड़ी के बीच एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 2003 में सद्दाम हुसैन की रेजिमेंट के 20 साल हो चुके थे। इराक एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर और सैंक्शंस का शिकार था। सरकार दिवालिया हो चुकी थी, इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी और आर्मी अटैक की तैयारी कर रही थी। लेकिन इराक का सेंट्रल बैंक अब भी अरबों डॉलर के कैश रिजर्व्स को होल्ड करता था। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में अब भी अरबों डॉलर का कैश था। जैसे जैसे युद्ध नजदीक आ रहा था, इन स्टोर्स का फ्यूचर अनिश्चित था और इसी अनिश्चितता के बीच एक मास्टर प्लान की योजना बनाई गई। कुसाई हुसैन सद्दाम हुसैन का सबसे छोटा बेटा था और सद्दाम हुसैन के रेजिमे में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 18 मार्च 2003 को जब अमेरिका अटैक के बस कुछ ही दिनों की दूरी पर था, सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे कुसाई हुसैन को ऑर्डर दिया कि वो सेंट्रल बैंक से बहुत भारी मात्रा में कैश निकाल ले और उस कैश को सुरक्षित रखे। अटैक नजदीक था और सद्दाम हुसैन को अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित करनी थी। ये ऑर्डर सद्दाम हुसैन के हैंड रिटन नोट के थ्रू आया था, जो डायरेक्टली सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर के साथ था। कुसई, जो अपने पिताजी के लिए जान से भी ज्यादा लॉयल था, यह ऑपरेशन खुद सुपरवाइज कर रहा था। इस मिशन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। चोरी का काम 18 मार्च की सुबह के शुरुआती घंटों में शुरू हुआ। कुसई हुसैन अपने वफादार गार्ड्स और बैंक के ऑफिशियल्स और 3 ट्रक्स और कुछ 11 भरोसेमंद व्यक्तियों की एक टीम के साथ बगदाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पहुंच गया। वहां पहले से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के लॉयल एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो पैसा निकालें और ट्रक्स में डालें। कुल मिलाकर लगभग $900 मिलियन और 100 मिलियन यूरो बैंक से निकाले गए और उन पैसों को वुडन क्रेट्स और मेटल चेस्ट्स में डाल दिया गया और उन वुडन क्रेट्स और मेटल चेस्ट को तीनों ट्रकों में डाल दिया गया। रॉबरी लगभग 5 घंटे तक चली और ये रॉबरी बहुत फास्ट और सीमलेस थी। ये कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं थी, ये एक स्टेट सैंक्शन विथड्रॉल था। भले ही पैसा बहुत ज्यादा था, पर कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जबरदस्ती का विथड्रॉल शायद वास्तव में इलीगल नहीं था। सद्दाम हुसैन एक पूरा डिक्टेटर था जो देश के हर एस्पेक्ट पर पर्सनल और डायरेक्ट कंट्रोल रखता था, जिसमें सेंट्रल बैंक, दूसरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी शामिल थे। ये $1 अरब तक सद्दाम हुसैन के अपने पर्सनल फंड्स भी हो सकते हैं, जो उसने इराक पर 2 दशकों से ज्यादा राज करते हुए इकट्ठा किए थे। 2003 में इराक पर अटैक के दौरान बगदाद की लड़ाई के बाद 9 अप्रैल 2003 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने डिस्कवर किया कि सेंट्रल बैंक के कैश रिजर्व पूरी तरह से खाली हो चुके थे। बैंक तबाह हो चुकी थी और लूट ली गई थी। फंड्स की कमी बॉर्डर इशू का पार्ट था, जो कि देश भर में मिसिंग एसेट्स का प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। शहर में इंस्टेबिलिटी और लूटपाट की वजह से ये चोरी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसर्न्स, यूएस फोर्सेस और इराकी ऑफिशियल्स ने ये पैसे कहाँ हो सकते हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, इसकी तहकीकात शुरू कर दी। जब यूएस फोर्सेस बगदाद में तहकीकात के लिए आगे बढ़ रही थी, तो उन्हें कई जगह पर लार्ज अमाउंट्स में पैसे छुपाए होने के सबूत मिले। अप्रैल 2003 में सद्दाम हुसैन के एक महल की दीवारों में उन्हें लगभग $650 मिलियन छुपे हुए मिले, लेकिन अभी भी $300 मिलियन से ज्यादा की राशि गायब थी। इस चोरी के बाद इराक की इकोनॉमी और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन और करेंसी की वैल्यू में गिरावट ने और भी मुश्किलें बढ़ाई। ये पैसा ब्लैक मार्केट में चलने लगा, जिससे इराकी दीनार की वैल्यू और गिर गई। देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एकदम से कोलैप्स हो गई थी। यूएस ट्रूप्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने हुसैन और उसके नजदीकी लोगों से जुड़ी सरकारी बिल्डिंग्स, मिलिट्री बेसिस और महलों की तलाशी ली। अक्सर उन्हें यह जानकारी लोकल्स, इराकी डिफेक्टर्स या दूसरे देशों के इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिलती थी, जो हुसैन के फाइनेंस सोर्सेज में इंटरेस्टेड थे।
इराकी रेजिमे के गिरने के बाद यूएस ने हुसैन के सरकार के मुख्य लोगों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उसके बेटे कुसै हुसैन और उदय हुसैन भी शामिल थे। यूएस इंटेलिजेंस के लोकल इन्फॉर्मेंट्स ने उन लोगों की पहचानने में मदद की जो हुसैन परिवार के फाइनेंशियल डीलिंग्स में शामिल थे। यूएस मिलिट्री और सीआईए ने लोकल सोर्सेज के साथ मिलकर उन सस्पेक्ट्स को पकड़ने पर काम किया जो रेजिमे से जुड़े थे और जो चुराए गए फंड्स के बारे में जानकार थे या जानकारी रख सकते थे। जुलाई 2003 में एक इराकी इन्फॉर्मेंट से टिप मिलने के बाद यूएस फोर्सेस को नॉर्थर्न इराक में मोसुल नाम के शहर में एक घर तक ले जाया गया, जहां कुसै हुसैन और उदय हुसैन छुपे हुए थे। यूएस की 101st एयरबोर्न डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने उस घर को घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, पर उन्हें सरेंडर के लिए मनाना नाकाम रहा, जिसके बाद लगभग 4 घंटे की गोलीबारी हुई। इस रेड में कुसै हुसैन और उदय हुसैन दोनों मार दिए गए और सद्दाम हुसैन को आखिरकार दिसंबर 2003 में ढूंढ लिया गया। वो अपने गांव टिकरिट के पास एक छोटे अंडरग्राउंड बंकर में छुपकर था। कई महीने की तलाश के बाद उसे पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन के कैप्चर के बाद यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिसिंग पैसों का पीछा करना शुरू किया। ये पैसा कभी इराक के अंदर था, कभी सीरिया और लेबनान में। काफी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये पैसा इंसर्जेंट्स को फंड करने के लिए यूज किया गया था, लेकिन काफी पैसा पूरी तरह से गायब हो गया था। ये पैसा ब्लैक मार्केट में फैल गया और दुनिया भर के कोवर्ट नेटवर्क्स में चला गया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने सीक्रेट नेटवर्क्स बनाए थे जिससे पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया हो। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह पैसा रेजिस्टेंस ग्रुप्स को फंड करने के लिए यूज किया गया हो। फिर भी आज तक $300 मिलियन से ज्यादा का पैसा गायब है, जो इसे आज तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल मिस्ट्रीज में से एक बना देता है। ये हाइस्ट सद्दाम हुसैन के रेजिमे का एक सिंबल बन गया था। इराक के लोगों के लिए यह एक धोखा था, जहां उनका नेशनल वेल्थ उन्हीं के लीडर ने चुरा लिया। आज भी यह इंसिडेंट इराक के लिए एक डार्क चैप्टर बना हुआ है, जो करप्शन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। ये मिसिंग पैसा इराक की इकोनॉमी को डिकेड्स तक इफेक्ट करता रहा है और आज भी ये हाइस्ट इराक की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का एक सिंबल है। सेंट्रल बैंक की रॉबरी एक रिमाइंडर है उस इराक की, जिसमें रेजीम्स अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए हर पॉसिबल कदम उठाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो सकती और जो इराक के फ्यूचर पर हमेशा एक शैडो की तरह बनी रहेगी। इराक और दुनिया के लिए ये सेंट्रल बैंक हाइस्ट एक रिमाइंडर है कि जब पावर की बात होती है तो लोग कितनी दूर तक जाने को तैयार होते हैं और उनके एक्शंस के जो नुकसान होते हैं उनका असर पूरे देश पर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस हाइस्ट के बारे में क्या सोचते हैं?